तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम आज के बाजार की बात करें तो सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं निफ्टी में आज के दिन 0.37% की गिरावट यानी 70 पॉइंट्स की मंदी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। तो कुछ क्षण दूरी था निफ्टी ऑल टाइम हाई से, बट उससे पहले ही प्रॉफिट की बुकिंग हो जाती है और निफ्टी नीचे की तरफ प्रस्थान कर देता है। तो प्रॉफिट की बुकिंग किसकी तरफ से हुई है दोस्तों? प्रॉफिट की बुकिंग हो चुकी है एफआईज की तरफ से। आप देख सकते हैं 19 तारीख का डेटा है और आज के दिन एफआई ने 1030 करोड़ रुपीज़ के आसपास का माल बेचा है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है इन्वेस्टर के लिए। कभी प्रॉफिट की बुकिंग होगी, कभी बड़ा माल लिया जाएगा तो उसकी वजह से बाज़ार ऊपर जाएगा, कभी बड़ा माल बेचा जाएगा तो उसकी वजह से बाज़ार नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसकी आदत होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में कुछ कंपनीज़ होती है जिनके स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब बाजार अगर नीचे भी हो तो कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। और जिसमें से पहली कंपनी आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस है। तो आज के दिन इस कंपनी के स्टॉक में 2.29% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप है 4,47,000 करोड़ के आसपास का। वैल्यूएशन की बात करें तो 38 के आसपास का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो तेज़ी आने के पीछे का जो रीज़न है वो दोस्तों है जेपी मॉर्गन। सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जेपी मॉर्गन की तरफ से एक नोट पब्लिश हो चुका है। काफ़ी पॉजिटिव नोट है। 19 तारीख आप देख सकते हैं। साइकिल्स होती है, पहले मैं आपको साइकिल्स बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार के अंदर दिक्कतें होती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन की सिचुएशन थी, हाई इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन थी, तो एनबीएफसी की भी साइकिल होती है जिसके अंदर कंपनीज़ के प्रॉफिट इतने कुछ खास तरह से ग्रो नहीं कर पाते या फिर प्रॉफिट कुछ खास नहीं बढ़ पाते हैं। फिर उसके बाद में पॉजिटिविटी आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, अच्छी सिचुएशन आती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो इनकी साइकिल भी दोस्तों रिकवर करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि एनबीएफसी की जो बिज़नेस साइकिल है वो भी किस समय रिकवरिंग है, यानी रिकवरी मोड में है। और इसकी वजह से कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है। तो टॉप पिक्स इनकी तरफ से दी जा चुकी है, बाय करने की कॉल इनकी तरफ से दी जा चुकी है। इसको एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर रखा है जैसे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स ने सजेशन दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि इन कंपनीज़ में यानी जो एनबीएफसीज़ हैं इनके अंदर एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और पोर्टफोलियो में ये जो शेडो बैंक्स है, एनबीएफसी का मतलब क्या होता है शेडो बैंक्स, इनको रखना चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ को मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के साथ में एल&टी फाइनेंस भी है। इसके साथ में आप एसबीआई कार्ड्स को भी देख सकते हैं, मन्नमपुरम फाइनेंस भी यहाँ पे है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी है और श्रीराम फाइनेंस भी है। तो इन सभी कंपनीज़ के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ मुझको यहाँ पर लगती है वो दोस्तों बजाज फाइनेंस है और साथ में एसबीआई कार्ड्स है। अब यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं कि अभी के समय बजाज फाइनेंस के स्टॉक में तेजी है, तो किसी भी तरह का आपको कोई भी जेएफएस के बारे में आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है। जेएफएस का मतलब आप देख ही सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है और जो बजाज फाइनेंस को सीधी टक्कर देगा। और उसकी वजह से काफ़ी बार हमने देखा है कि जब ये स्टॉक बॉटम पे था तो काफ़ी बार इस तरह के आर्टिकल पब्लिश हुए थे। इंटरेस्टिंगली दोस्तों आर्टिकल आप देख सकते हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से भी पब्लिश हुआ था 16 मार्च 2023 को। अगेन देखिए 16 मार्च 2023 को, और यहाँ पर ये मेंशन कर रखा था कि रिलायंस की जो एजीएम हुई है उसने बहुत ही अच्छा रोड मैप सेट कर रखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की काफ़ी तारीफ़ की है और बजाज फाइनेंस के साथ में उसकी जो कड़ी टक्कर है ना उसको भी इसके अंदर बयां किया है। तो डेट इसके अंदर आप सिंपली देख सकते हैं 16 मार्च 2023 का आर्टिकल है। अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, 16 मार्च 2023 का आर्टिकल है, स्टॉक अपने बॉटम के आसपास था। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि अभी के समय में भी हो सकता है कि प्रॉफिट की बुकिंग करनी हो और इस तरह की बाय कॉल आपको दी गई हो। उस समय आप देख सकते हैं आपको सेल कॉल दी गई थी, और सेल कॉल जब दी जाती है तब आप देखिए बॉटम पे स्टॉक होता है, और जब बाय कॉल दी जाती है तब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है। तो आपको जस्ट उल्टा करना होता है। एक रिटेल इन्वेस्टर अगर इस तरह के काम करेगा तो गलती करेगा, वो हमेशा वो नुकसान में रहेगा। स्टॉक जब नीचे होते हैं, जब वहाँ पे फियर होता है, इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर इसका कुछ खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा सब कुछ आपको पता है तो फिर वहाँ पे दोस्तों कोई समझदार इन्वेस्टर बेचेगा नहीं, वहाँ पे वो बाई करेगा। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं, जब स्टॉक बॉटम पे था पैनिक क्रिएट किया गया, उसको बिकवाया गया, और जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो उसको ऐड करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ में दोस्तों आप सेकंड कंपनी को भी नोट कर सकते हैं। कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व, और इसमें आज के दिन 2.09% की तेजी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। 2,45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 38 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इसमें नोट कर सकते हैं।
तो बजाज फाइनेंस की तेजी की वजह से ये भी तेज हो गया, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो फाइनेंस का ही है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके पास में है बजाज फाइनेंस का, 7368 के आसपास की क्लोजिंग आप इसमें नोट कर सकते हैं। ये डेली चार्ट का पैटर्न है और इसके अंदर आपको सिंपली दिखाई देगा कि जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये देख सकते हैं मार्च के आसपास, तो काफ़ी अच्छी बाइंग की गई थी और बिल्कुल एक वन सिंगल डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डिप देखने को मिला नहीं मिला, बिल्कुल आप सीधी रेखा में स्टॉक को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी तेजी का पेस थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा था और आज के दिन इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है, मतलब इसको इसने तोड़ दिया है पॉजिटिवली। अगर मैं इसके वीकली चार्ट की बात करूँ तो 7368 के आसपास की क्लोजिंग है। ये कुछ एक्यूमुलेशन के लेवल्स होते हैं, सपोर्ट पे जो इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हैं उसके लेवल्स होते हैं, उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी आती है। अब दोस्तों क्या है, प्रॉफिट की बुकिंग के लेवल्स है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल ब्रेकआउट भी होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं भी हो सकता है काफ़ी सारे जो फंड मैनेजर्स है वो आपको बोलेगी कि इसकी जो वैल्यूएशन है ना वो यहाँ से एक्सपैंड नहीं हो सकती है, यहाँ से गिरेगी। लेकिन मेरा जो व्यू है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लग रहा है दोस्तों इस बुल मार्केट के अंदर इसकी जो वैल्यूएशन है ना वो भी एक्सपैंड होगी। जो वैल्यूएशन यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 38 का दिखाई दे रहा है, मे भी हो सकता है वो मोर देन 40, 45, 50 तक जाता हुआ दिखाई दे जाए। क्योंकि एक चीज़ अभी के समय इन्वेस्टर्स मिस करे, जो कि है फिनटेक अभी के समय दोस्तों पिक्चर में नहीं आया है। फिनटेक वाले जो आर्टिकल्स है अगर वो पब्लिश होना शुरू कर दें, बजाज फाइनेंस फिनटेक कंपनी है, बुल मार्केट के अंदर आपने सुना होगा इसकी वैल्यूएशन उस वजह से 90 के आसपास चली गई थी, 80 के आसपास चली गई थी, जो कि नहीं जानी चाहिए थी, इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 40 टू 45, 45 टू 50 में भी हो सकता है। तो इस तरह के आर्टिकल्स आएंगे ना तो इसकी वैल्यूएशन भी एक्सपेंड होगी और ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। तो 7368 के आसपास की क्लोजिंग है, 7500 के आसपास का इसका पहला रेसिस्टेंस है जहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग होगी, 800 के आसपास का आप सेकेंड रेसिस्टेंस मान सकते हैं। तो ये कुछ जोन होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं प्रॉफिट टेकिंग जोन, जो भी एक पोजिशनल ट्रेडर होता है उसके लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो प्रॉफिट को बुक नहीं करता है, वो इसकी जो ग्रोथ होगी, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी 5-10 साल, 15-20 साल की, उसका फ़ायदा उठाएगा। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी बजाज फिनसर्व, इसमें थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं बजाज फाइनेंस से थोड़ा सा कम चल रहा है, तेज़ी इसमें अभी मतलब वैसी नहीं है जितनी बजाज फाइनेंस में ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपको ग्रोथ के हिसाब से एक ही कंपनी चुननी है तो वो होती है बजाज फाइनेंस। अगर आपको दोनों कंपनी रखनी है तो दोनों भी रख सकते हैं। और जो समझदार इन्वेस्टर दोनों कंपनी रखता है, बजाज फाइनेंस में ज़्यादा एलोकेशन देके चलता है, फिनसर्व में थोड़ा सा कम एलोकेशन देके चलता है। तो 1541 के आसपास की क्लोजिंग है और इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल्स बनेंगे वो 1750 से लेकर 1900 के बीच में बनने वाले हैं। तो यहाँ से और भी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम इन दोनों कंपनी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो इसके अंदर आज के दिन 5% की काफ़ी बढ़िया तेजी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 1:1 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। जब ये 750 के आसपास था या 700 के ब्रेकआउट जब इसने दिए थे, वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि 900 के लेवल्स हमको इसमें दिखाई दे सकते हैं। टेक्निकली वैसा हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से और भी तेज़ी आ सकती है, इस तेज़ी को एग्जाम्पल बनाने के बाद में। तो वैसे ही आप देख सकते हैं सिचुएशन इसमें काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टर क्या करेंगे, मतलब जो बाय कर चुके हैं वो तो होल्ड ही करेंगे, जिसको बाय करना है वो इसको Q1 के लिए वेट करेंगे। मतलब होता क्या है, जब जितना कंपनी का स्टॉक दोस्तों ऊपर जाएगा ना, जितनी वैल्यूएशन अभी क्या है, नंबर्स तो इसके आ चुके थे Q4 में, स्टॉक जितना ऊपर जाएगा इसकी जो वैल्यूएशन है जैसे अभी आप देख सकते हैं 1:1 है, ये 1:5 होगी, ये 130 होगी, मे भी हो सकता है 140, 150 तक ही भाग जाए। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतने ही मिस होने के चांसेस होंगे। तो इन्वेस्टर अभी Q1 के नंबर्स का वेट करेंगे ऐसी कंपनीज़ में जिनके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उनके नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन होगी ना वो दोस्तों काफ़ी मैसिव होगी, और मे भी हो सकता है एक्सपेक्टेशन मिस हो जाए और वापस से आपको स्टॉक्स नीचे के भाव पे, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी करेक्शन मोड में आपको मे भी हो सकता है दिखाई दे जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उन सभी कंपनीज़ को जिनके स्टॉक्स बहुत ऊपर जा चुके हैं, ब्रेकआउट दे चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे है या ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्टर्स Q1 के नंबर्स का वेट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का नाम है IQ लाइटिंग। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी उसके बाद में हम इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के दिन दोस्तों आप इसमें नोटिस कर सकते हैं 10% की तेजी हो चुकी है। लिस्टिंग के दिन ये 45 या मोर देन 45% के साथ में था, उसके अगले दिन भी स्टॉक ऊपर था, और आज के दिन यानी जो तीसरा दिन है दोस्तों इसमें भी स्टॉक ऊपर है।
तो लिस्टिंग के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है जीएमपी को देखकर। उसके बाद में जिस तरह का परफॉर्मेंस इसमें था तो हमने ये भी डिस्कस किया था प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से कि इसको होल्ड भी किया जा सकता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया पैसा उनका बना है बहुत ही कम समय में। और अगर मैं इसके मार्केट कैप दोस्तों आगे मैं आपको बता दूंगा, एक बार हम इस कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। ग्रोथ फैक्टर तो हमने देख लिया पिछले 3 साल के प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, बट एक बार हम इसके रिस्क फैक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी दोस्तों बनी थी 2016 में, यानी कोई बहुत ही पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी है। तो इसमें आपको इस तरह से देखना है, ये कंपनी बेसिकली एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब इसमें देख सकते हैं कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों क्या होता है कि कंपनी ने पिछले कुछ समय में जो भी काम किया वो सब ठीक है, लेकिन आगे चल के कंपनी किस तरह से काम कर सकती है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं जो भी कंपनी लिस्ट होती है नई नई। तो आप देख सकते हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 4 फैसिलिटीज़ है, फैक्ट्री है, और जिसके अंदर एक जो लोकेशन है वो हरिद्वार में है, उसके साथ में 3 है वो नोएडा में है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, न्यू प्लांट लगाने वाली है। इस कंपनी ने नोएडा के अंदर एक ज़मीन ली है, और उसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आईपीओ से जो फंडिंग इनको मिली है इस फंडिंग को यूज़ करके कंपनी और भी नए प्लांट लगाएगी। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग होने के बावजूद या लिस्टिंग में अच्छे गेंस आने के बावजूद भी आगे चल के काफ़ी बढ़िया ये कंपनी का स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि रेवेन्यू का ब्रेकअप क्या है। तो इसकी जो मैक्सिमम इनकम होती है 89% डोमेस्टिक होती है, 11% एक्सपोर्ट होती है। तो डोमेस्टिक कंपनीज़ वैसे भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करी, एक्सपोर्ट वाली कंपनीज़ वीक ही है क्योंकि एक्सपोर्ट का भी पता नहीं है कि एक्सपोर्ट का डेटा कब से अच्छा आना शुरू होगा, बाकी की कंट्रीज़ कब से रिकवरी करना शुरू करेगी। तो उस वजह से आप देख सकते हो डोमेस्टिक कंपनीज़ काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करी, तो ये भी एक एडवांटेज इसको अभी के समय मिला हुआ है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स में इसका सिंपली आप देख सकते हैं एलईडी लाइटिंग का ही एक फोकस सबसे हाई है, 91% कमाई इनकी एलईडी लाइटिंग से ही होती है। अब ये देखिए दोस्तों इसकी जो ऑर्डर बुक है वो आपको दिखाई देगी। ऑर्डर बुक के अंदर एक पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं कि इसको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था, इसके लिए बड़ा ही है, 86 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। और ये जो मेजर ऑर्डर मिला है दोस्तों ये मिला है सिग्निफाई से, या फिर हम बोल सकते हैं फिलिप्स से। तो फिलिप्स को आप जानते ही है, बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी अपने ऑर्डर्स देती है इस कंपनी को। तो ये पॉइंट आपको इसको लेके चलना है कि इसका जो क्लाइंट है वो काफ़ी सॉलिड है, एक बहुत बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि जो कंपनी के जो बाकी के क्लाइंट्स वो आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर सबसे जो मेजर क्लाइंट है वो है फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्निफाई फिलिप्स। इसके साथ में जो और भी क्लाइंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैनासोनिक का भी आपको नाम दिखाई देगा, बहुत बड़ी बहुत दिग्गज कंपनी है। तो ये कुछ कंपनीज है दोस्तों जो इसकी क्लाइंट है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है, रेवेन्यू का कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसके अंदर दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो 70 और 93% कमाई है ना वो सिंपली सिंगल कस्टमर से आती है। बहुत बड़ी बात है, सिग्निफाई इनोवेशन यानी जो फिलिप्स है ना उससे कमाई आती है। अब ये 70-93 क्या है, फिनेंशियल ईयर 22 में 93% कमाई आती थी इसकी फिलिप्स से। फिर धीरे धीरे कंपनी ने क्या करा, अपनी जो डिपेंडेंस है वो फिलिप्स से कम करना शुरू करा, बाकी के क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करना शुरू करा। तो ये घट के हो चुकी है फिनेंशियल ईयर 23 में 70%। लेकिन दोस्तों 70% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी है। और इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि कोई भी लॉस अगर होता है, बिजनेस लॉस होता है फिलिप्स को, यानी फिलिप्स इंडिया, क्योंकि डोमेस्टिक इसकी कमाई है। फिलिप्स इंडिया अगर अपने मार्केट शेयर को लूज़ करता है ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर जिसका नाम है आईक्यू लाइटिंग। तो ये एक रिस्क फैक्टर आप इसमें लेके चल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 3442 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एक बहुत ही छोटी कंपनी है। 68 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है क्योंकि इस तरह का रिस्क फैक्टर है। बाकी B2B कंपनी ही आप इसको मान सकते हैं। लेकिन हाँ, होता क्या है, जब भी कंपनी लिस्ट होती है ना तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इसमें बाइंग करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज़ में कंपनी को रखना चाहते हैं। आईपीओ में इतना कुछ खास मिलता नहीं है उनको, तो फिर वो लिस्ट होने के बाद में खरीदारी करते हैं। तो अभी के समय दोस्तों वही है, म्यूचुअल फंड की तरफ से काफ़ी हैवी खरीदारी इसमें की जा रही है। तो फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। सेल्स की ग्रोथ में कोई दिक्कत है ही नहीं, 220 करोड़ की सेल्स थी, 213 घटती है, कोविड का एक इम्पैक्ट इसने झेला। उसके बाद में जो रिकवरी दिखाई दी है ना दोस्तों, 213 करोड़ की जो सेल्स है वो 332 करोड़ के आसपास होती है, यानी सीधा 56% का जंप मिलता है। तो प्रमोटर्स यही देखते हैं कि जब कंपनी का बिजनेस पिछले 1-2-3 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है तो उनको लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है
क्योंकि इस 56% के जंप की वजह से ही जो वैल्यूएशन होती है ना वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। इसके साथ में अगर मैं प्रॉफिट की ग्रोथ को देखने चाहूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 करोड़ का प्रॉफिट, 40 का, 70 करोड़ का प्रॉफिट। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जितना डेटा दोस्तों अवेलेबल है उसको हमने डिस्कस कर ही लिया। कुछ रिस्क पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ग्रोथ पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो उसके हिसाब से दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि हुआ क्या था। कैंपस के अंदर भी यही सिचुएशन थी, कैंपस के अंदर भी यही कि ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये तो B2C कंपनी है, ये B2B है। तो कैंपस के अंदर बहुत बढ़िया तेजी आई थी, म्यूचुअल फंड ने मान लिया और जितनी तेजी आती गई उतनी ही एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ती गई। फिर एक क्वार्टर में नंबर्स वीक आ गए और बहुत बुरी तरह से नीचे चला गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर जो IPO में लगा चुके हैं वो तो होल्ड ही करेंगे, और जिसने अगर लिस्टिंग के डे पर भी बाय कर लिया वो भी होल्ड ही करेगा। लेकिन जो अभी का जो बायर है ना वो दोस्तों इसमें वेट एंड वॉच करेगा। मे भी हो सकता है एंकर इन्वेस्टर जब निकले उसका वेट कर सकते हैं, या इसके Q1 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय जब जो भी स्टॉक दोस्तों ग्रीड में है उसको अवॉइड करने के बारे में सोच सकते हैं, और जो भी स्टॉक फियर में है उनको उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेड से फियर में आने के लिए स्टॉक को ज़्यादा समय नहीं लगता है, और फियर से ग्रेड में जाने के लिए भी दोस्तों स्टॉक्स को ज़्यादा समय नहीं लगता है। उल्टे काम वो जाते हैं कि स्टॉक्स को ग्रेड में बाय करें और फियर में बेचें। सीधे काम दोस्तों ये है कि स्टॉक को फियर में बाय करें और ग्रेड में होल्ड ही करें। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो बेचे। JP मॉर्गन का मैं आपको बता ही चुका हूँ, बजाज फाइनेंस में किस तरह से उन्होंने प्ले करने की कोशिश की है, प्ले कर रहे हैं। JP मॉर्गन की ही दोस्तों बात है कि उन्होंने कहा था कि 40% के आसपास की डिप मिल सकती है LTI माइंट्री में, टाटा एलेक्सी में। देख सकते हैं गिर तो नहीं रहे बल्कि ऊपर ही जा रहे हैं। KPIT टैग की बात करें तो उसके अंदर भी मॉर्गन स्टैनले ने काफ़ी प्ले किया था कि 40% के साथ में टूट सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की बात करूँ, जैसे डीमार्ट की बात करूँ तो एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एक वीडियो हमने भी किया था कि 10% यहाँ से डीमार्ट गिर सकता है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 10% गिरेगा जिसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन मे भी हो सकता है कि 10-15% वो भाग जाए, और आपको भागता हुआ दिखाई दिया है 10-15%। तो इस तरह की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है या इस तरह के नोट्स होते हैं उसको किस तरह से आपको पढ़ना है, देखना है, जस्ट वो समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार खुद है ही। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी इसी तरह के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी है, या फिर आपको भारत के नंबर 1 ब्रोकर के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।